इसका मतलब ये था कि ड्रैगन मदर ज्यादा देर नहीं टिकेगी। उसने सोचा कि सही हुआ कि वो उससे नहीं लड़ रहा है, वरना उसकी तो बैंड ही बच जाती। एलिजिया ने बाकी ड्रैगन्स को काट डाला और मदर ड्रैगन के पंखों को भेदने में कामयाब रही। वो मदर ड्रैगन से ज्यादा शक्तिशाली थी, पर ड्रैगन की हेल्थ बहुत ज्यादा थी, जिससे जंग लंबी खींच गई। इसी वजह से एलिजिया पूरी तरह से मदर ड्रैगन का काम तमाम नहीं कर सकी। ये बात लिन के लिए बहुत ही प्लीजिंग थी, क्योंकि ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और इंसानों से बदला लेने का परफेक्ट मौका था। जैसा उसने प्लान किया था, एक टीम ने इंसानों का ध्यान भटकाने के लिए हंगामा किया, जबकि दूसरी टीम शहर में घुस गई। वो और उसके गंदे गॉब्लिन्स का ग्रुप अब शहर में और तबाही मचाने के लिए तैयार थे। छोटे ड्रैगन भी शहर में उड़ते हुए हर चीज को जला रहे थे। इमारतें आग में घिरी हुई थीं और कोई भी बच नहीं सकता था। वही लोडर शिकायत कर रहा था कि ये ड्रैगन्स को संभालना कितना मुश्किल है। फिर भी वो कुछ को मारने में सफल रहा, कहते हुए कि जानवर तो जानवर ही होते हैं और ये सब उसकी टीचर की वजह से मुमकिन हो पाया। वो एक ड्रैगन स्लेयर था, इसीलिए उसके लिए ऐसी चीजें तो बस एक मजाक थी। अचानक उसने एक गांव वाले को गॉब्लिन्स के इन्वेशन के बारे में चिल्लाते हुए सुना, जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। सैनिकों ने सोचा कि इस बंदे का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या। उनमें से एक ने कहा कि कोई गॉब्लिन इतना बेवकूफ नहीं है कि हमारे शहर में घुसपैठ कर सके। लेकिन तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक औरत गॉब्लिन्स के झुंड से भागते हुए मदद की गुहार लगा रही थी, क्योंकि वो जाहिर तौर पर गॉब्लिन बेबीज पैदा नहीं करना चाहती थी। लोडर ने इस हमले को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गॉब्लिन्स भी आ जाएंगे और हालात और बिगाड़ देंगे, जबकि पहले से ही वो ड्रैगन्स के साथ निपट रहे थे। उसने अपने साथियों को बाकी बचे हुए ड्रैगन्स को संभालने के लिए कहा और इफ्रेया को अपने साथ लिया। इफ्रेया और लोडर उस औरत की तरफ भागते हैं जो गॉब्लिन से भाग रही थी। उन्हें पता नहीं था कि कुछ गॉब्लिन्स सीवर में घात लगाए बैठे थे, जो उन पर हमला करने वाले थे। जैसे ही उन्होंने सीवेज के ढक्कन पर कदम रखा, गॉब्लिन कमांडर ने अपने साथियों को इशारा किया कि अब हमला करो। पलक झपकते ही लोडर का खून चारों तरफ फैल गया, क्योंकि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। आइफ्रेया को गॉब्लिन्स ने कैप्चर कर लिया था, जबकि लोडर जमीन पर बेबस पड़ा रेंग रहा था। उसकी टांग कट चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे गॉब्लिन्स शहर की दीवारों के अंदर कैसे पहुंच गए। बाकी के सोल्जर्स ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग खुद भी बहुत सारे गॉब्लिन्स से निपट रहे थे। उन्होंने अपने लीडर लोडर से कहा कि हिम्मत रखो, जब तक हम इस भीड़ को खत्म करके तुम्हारे पास पहुंचते हैं। लेकिन तभी लोडर ने उन्हें पीछे देखने को कहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लिन ने तब तक उनका काम तमाम कर दिया था। लोडर गुस्से से आग बबूला हो रहा था और इफ्रेया डर से कांप रही थी। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। उन्होंने खुद से पूछा कि एक अकेला शख्स इतनी तेजी से इतना शक्तिशाली हमला कैसे कर सकता है। तब लिन ने अपना हुड हटाया और उनसे बोला कि उसे नहीं पता था कि वो उन्हें इतनी आसानी से पकड़ लेगा। लोडर गुस्से में चिल्लाया और गॉब्लिन लीडर से कहा कि वो उसे मार डालेगा। वो अपने मरे हुए साथियों का बदला लेगा और लीडर को उसके अपराधों की सजा देगा। गॉब्लिन लीडर ने बेवकूफ लोडर की गर्दन पर लात मारी और उसे कहा कि पहले अपनी हालत देख, फिर बेवकूफों की तरह बकवास कर। फिर उसने अपने कुछ गॉब्लिन से कहा कि लोडर और इफ्रेया को सीवर्स के रास्ते शहर से बाहर ले जाओ, जहां उनसे भी बड़ा खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहे थे, और बाकी के गॉब्लिन्स को उसके साथ दीवार पर चढ़कर क्रॉसबोमैन से निपटने के लिए कहा। जैसे ही वो निकले, शहर के अलग अलग घरों से चीखें सुनाई देती रही। कुछ लोग जिंदा जल रहे थे। एलिजिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं जब उसने ये सारा हंगामा सुना। उसे तुरंत कुछ करना था ताकि इन लोगों की मदद की जा सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एलिजिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि गॉब्लिन्स इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकते हैं कि इतने क्रूशल वक्त पर ऐसा स्नीक अटैक कर दे। वैसे ही उसके पास सोचने के लिए काफी कुछ था और ये सब उसकी परेशानी और बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी द मदर ऑफ ड्रैगन्स ने अपने आप को इंसानी रूप में बदल लिया था। उसने इलाया का मजाक उड़ाया और कहा कि उसका समय खत्म हो रहा है, खुद को और अपने शहर को बचाने के लिए। उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट हुई और ड्रैगन मदर अब हारने की कगार पर थी। एलिसिया सोचती है कि बस कुछ देर और, लेकिन उसकी थॉट्स ब्रीफली लोडर की तरफ वंडर कर गए, वंडरिंग कि क्या उसने नीचे ड्रैगन्स और गॉब्लिन्स का काम तमाम कर दिया होगा। उसी वक्त उसके थॉट्स को एक जोरदार धमाके ने रोका, जिसने पीछे पूरे शहर को हिला दिया और कई नाइट्स को हवा में उछाल दिया। सोर्ड सेंट की अटेंशन सडनली उस तरफ गई। कंफ्यूजन उसके चेहरे पर छा गई, जैसे ही उसे समझ में आया कि जिस केओस को वो कंट्रोल में समझ रही थी, वो अब पूरी तरह हाथ से निकल रहा था। इसी बीच ड्रैगन मदर ने मोमेंटम के शिफ्ट को महसूस किया और वो धीरे धीरे खड़ी हो गई, एक शातिर हंसी के साथ, क्योंकि गॉब्लिन्स सही टाइम पर पहुंचे थे। सोर्ड सेंट के मोमेंटरी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए ड्रैगन मदर ने प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भागने की तैयारी कर ली। जैसे ही वो आसमान की ओर उड़ी, उसकी मॉकिंग लाफ्टर पूरी बैटलफील्ड में गूंज उठी और उसने ये बोला कि फुल रिकवरी के बाद वो वापस जरूर आएगी। सोर्ड सेंट को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली सेटबैक नहीं, बल्कि एक बड़ी हार थी। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर उबाल मारने लगा। उसने अपने होठों से खून की बूंद पोंछी और उसकी नजरें क्रोध से जलने लगी। उसने कहा कि बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ड्रैगन आइलैंड में आकर मारूंगी। कुछ घंटों बाद सोर्ड सेंट स्टील जैसी अनयील्डिंग रिजॉल्व के साथ वापस उन गलियों में लौटी जहां बैटल के रेमनेंट्स अब भी मौजूद थे। हवा में खून और धुएं की बदबू फैली हुई थी, जबकि उसने उन बेवकूफ गॉब्लिन्स को स्विफ्टली डिस्पैच किया जो उसे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे थे। उसकी तलवार, जो हल्की रोशनी में फेंटली चमक रही थी, दुश्मनों के खून से भीगी हुई थी। अपने हथियार को एक हाथ में थामे उसने दूसरा हाथ बढ़ाया। उसकी प्रेजेंस इतनी कमांडिंग थी कि बैटर्ड और ब्रूज्ड बचे हुए नाइट्स भी उसके सामने रिस्पेक्ट में झुक गए। लोडर कहाँ है? उसने पूछा। नाइट्स, जो डर और एग्जॉस्शन में कांप रहे थे, ऊपर उसकी तरफ डर के भाव के साथ देख रहे थे। उन्हें पता था कि वो अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हुए हैं और ये रियलाइजेशन उन पर भारी पड़ रहा था। गंभीर रूप से घायल होकर दीवार के सहारे बैठे एक नाइट ने अपना सिर उठाने की कोशिश की। उसके बगल में एक औरत, जिसके कपड़े फटे हुए थे, डर से कांप रही थी और अपने चीथड़े हुए कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। एक भारी आवाज में उस नाइट ने सच्चाई बताई कि लोडर और इफ्रेया को गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया है। सोर्ड सेंट की आंखों में गुस्सा चमक उठा, जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ जल रहा हो, और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ। शहर की गलियों में गिरे हुए शूरवीरों की लाशें बिखरी पड़ी थी, जो गॉब्लिन हमले की क्रूरता की गवाही दे रही थी। ये गॉब्लिन्स वैसे नहीं थे जैसे उन्होंने पहले कभी देखे थे। उनकी ताकत किसी इंसान से कहीं ज्यादा थी, जैसे कि वो इंसान ही ना हो। यहाँ तक कि महान योद्धा भी उन्हें हरा नहीं सका। सोर्ड सेंट ने चुपचाप खड़ी होकर खून से सनी जमीन को देखा। स्थिति की गंभीरता उसके कंधों पर भारी पड़ रही थी। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद थीं कि उसकी उंगलियां सफेद हो गई थी। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता चमक उठी। उसने अपना फैसला कर लिया था। अब वो हॉन्टेड फॉरेस्ट्स में जाएगी और हर गॉब्लिन ट्राइब को खत्म कर देगी और उसे कोई नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही वो जाने को मुड़ी, घायल नाइट के बगल में बैठी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डेस्परेशन थी। कृपया, औरत ने धीरे से कहा, मत जाओ प्लीज। वो गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अगर तुम चली गई तो हमें कौन बचाएगा? गॉब्लिन्स, वो वापस आ सकते हैं,
सोर्ड सेंट थोड़ी देर के लिए जिनकी उसकी डिटर्मिनेशन डगमगा गई। धीरे धीरे शहर के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उनके चेहरे डर और थकान से सफेद पड़ गए थे। एक एक करके वो उसके सामने झुक गए। उनकी आंखों में एक डेस्परेट होप झलक रही थी। हम एम्पायर से हैं, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। कृपया हमारे साथ रहो, हमें बचाओ। सोर्ड सेंट ने जमीन की तरफ देखा, गहरे विचारों में डूबी हुई। वो सही कह रहे थे। जितना वो लोडर और एफ्रेया को बचाना चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये था कि वो उन मासूम लोगों की जान बचाए जो उसके सामने खड़े थे। लोडर को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसकी ताकत इन गॉब्लिन्स के सामने कम पड़ गई थी। उसने फैसला किया कि वो रॉयल फैमिली से मदद मांगेगी। उम्मीद थी कि वो गॉब्लिन्स की समस्या को संभालने के लिए सैनिक भेज देंगे, जबकि वो खुद शहर में रहकर उसकी सुरक्षा करेगी। उधर दूर गोब्लिन ट्राइब में जिंदगी वैसे ही चल रही थी। गोब्लिन्स और एल्व्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। इस बात से अनजान कि शहर में कैसी तबाही मच रही थी। गांव की शांति अचानक से छोटे गॉब्लिन्स की एक्साइटेड आवाजों से टूट गई, जो बस्ती में दौड़ते हुए ये खबर दे रहे थे कि उनके लीडर लिन और उसका समूह वापस आ गए। वो अपने साथ 2 इंसानी कैदियों को लाए थे, एफ्रेया और लोडर, जिनके हाथ बंधे हुए थे और उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें ट्राइब के हार्ट में लाया गया, जहां गॉब्लिन्स और एल्व्स दोनों उनके आसपास इकट्ठा हो गए थे। नई प्रिजनर्स को देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। एफ्रेया को बिना किसी लिहाज के जमीन पर धकेल दिया गया और वो अपने साइड पर गिर गई। फिर उसे एक बड़े पत्थर के पास घसीट कर बिठा दिया गया, जहां पहले से ही लोडर बैठा था। लोडर ने धीमी आवाज में एफ्रेया से कहा कि ये गॉब्लिन्स डिसडेन से भरे हुए हैं, ये एल्व्स को भी बंदी बनाकर रखते हैं। ये साबित करता है कि वो जितने हम समझते थे उससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। एफ्रेया की सांसें भारी हो रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने लोडर की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शायद उनमें से कोई हीरो टियर गॉब्लिन होगा। उसने धीमी और थोड़ी अजीब आवाज में कहा, लेकिन उसमें उम्मीद की झलक थी। लोडर चिंतित होकर उसके पास थोड़ा और झुका, उसका चेहरा चिंता से नरम हो गया। उसने पूछा कि क्या तुम्हें थोड़ी बेटर फील हो रहा है? उसने जेन्युइनली वरीड होकर पूछा। इसके जवाब में एफ्रेया ने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद कर ली, पूरी तरह कंसंट्रेट करने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी एनर्जी चमकने लगी, जो उसकी अंदरूनी शक्ति का इशारा था। उसने धीरे से कहा कि यह जहर काफी स्ट्रांग है, पर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए इसे एलिमिनेट करने के लिए। तभी लिन वहां आ गया। उसके हाथ उसकी ट्राउजर पॉकेट्स में कैजुअली टक्ड थे और चेहरे पर एक स्मग सी मुस्कान फैल गई, जैसे कि वो एफ्रेया की रिकवरी को देखकर मजा ले रहा हो। इम्प्रेसिव, उसने सार्कास्टिक टोन में कहा। ये सोचना कि जहर इतनी जल्दी अपना असर खो देगा, तुम्हारी रेजिलियंस सच में काबिले तारीफ है। एफ्रेया ने अपनी आंखें खोली, डर ने उसे जकड़ लिया और उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। लोडर की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो लिन को घूर रहा था, लेकिन कुछ होने से पहले ही एक गॉब्लिन आया और लोडर को हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके सिर को दबाने लगा। इसी बीच लिन ने एफ्रेया की टांग पकड़ ली, जिससे एफ्रेया पैनिक करने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही लिन की मुस्कान और बढ़ी, उसने अपने कैदी को ताना मारा। उसकी आंखों में डर को देखकर वो और खुश हो रहा था। उसने अपनी नुकीली नाखून एफ्रेया की टांग में गड़ा दिए, जिससे दर्द से उसकी चीख निकल गई। लिन उस दर्द का आनंद ले रहा था, हर सेकंड का मजा उठा रहा था। पास में लोडर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गॉब्लिन ने उसे पकड़ रखा था और उसका गुस्सा उफान पर था। लोडर ने चिल्लाकर लिन को रुकने को कहा, लेकिन गॉब्लिन ने उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए चुप रहने का हुक्म दिया। थप्पड़ की ताकत से लोडर जमीन पर गिर पड़ा, उठने की कोशिश करता रहा, जबकि लिन ने आखिरकार अपनी नाखूनों को एफ्रेया की टांग से हटाया। अपनी क्रूरता से पूरी तरह संतुष्ट, लोडर ने लिन को नफरत भरी नजर से देखा और समझ गया कि वो एक हाईली इंटेलिजेंट गॉब्लिन से निपट रहा है। उसने लिन को चेतावनी दी कि उन्हें पकड़ने के क्या नतीजे हो सकते हैं। उसे सोर्ड सेंट की ताकत याद दिलाते हुए कहा कि वो पूरे गॉब्लिन ट्राइब को एक झटके में खत्म कर सकती है। लेकिन लिन ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सोर्ड सेंट भी उसके टारगेट लिस्ट में है, लेकिन उसका सामना करने का वक्त अभी नहीं आया है। लिन ने पहले ही सबूतों को छिपाने की तैयारी कर ली थी, ताकि कोई भी, यहाँ तक कि सोर्ड सेंट भी, उन्हें ढूंढ न सके। लिन खड़ा हुआ, अपने हाथ को रुमाल से पोंछते हुए, और गॉब्लिन को हुक्म दिया कि वो छोटे गॉब्लिन्स को जंगल में और मॉन्स्टर्स का शिकार करने भेजे, जबकि एफ्रेया दर्द से तड़प रही थी। गॉब्लिन ने लिन के आगे झुककर उसे सम्मान दिया, उसके अधिकार की सराहना करते हुए। हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां इंसान इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, और लिन को पता था कि रिटेलिएशन से पहले उसे अपनी एवोल्यूशन पूरी करनी होगी। उसने अपना पैर लोडर की छाती पर मजबूती से रखा, इशारा करते हुए कि वो अब कुछ क्रूशियल सवाल पूछने वाला है, और लोडर को सच बोलने की चेतावनी दी, वरना उसे अपने शरीर का कोई हिस्सा खोने का खतरा है। लोडर ने लिन की धमकी का बोझ महसूस किया। उसने अपने दांत भींच लिए जब लिन करीब आया। उसकी प्रेजेंस से एक डरावना ऑरा निकल रहा था। लिन ने एक डैगर निकालते हुए पूछा कि क्या इंसान सीक्रेटली गॉब्लिन्स को कैद करने और उन्हें टॉर्चर करने का मजा लेते हैं? तभी लिन ने ठंडे लहजे में लोडर के कान को एकदम सटीकता से काट दिया, जिससे लोडर अपने खून से बहते कान को दर्द में पकड़ने लगा। डर से जमी हुई एफ्रेया बस हॉरर में देखती रह गई। लिन ने अपनी नजर लोडर पर डाली और डिमांड किया कि क्या वाकई उन्हें लगता है कि उनके एक्शंस इंसानियत के भले के लिए हैं, या वो सिर्फ अपने हीरो वाली रेपुटेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने लोडर और एफ्रेया पर पूरे गॉब्लिन गांव का कत्ल करने का आरोप लगाया, एक ऐसा घिनौना काम जिसने आयरॉनिकली उन्हें इंसानों से तारीफें दिलाई थी। लिन ने हीरोइज्म के कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि लोगों को बचाने के नाम पर इंसान और गॉब्लिन्स को मारना इनके लिए बहुत आसान था। ह्यूमंस अक्सर अपने हीरो स्टेटस को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और जब लोडर और एफ्रेया ये सोचकर पैनिक करने लगे कि एक गॉब्लिन को उनके एक्शंस के बारे में इतनी जानकारी कैसे है, लिन काम रहा। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा कि बातचीत अब खत्म है। लिन ने ये रिवील किया कि अनलाइक उन्हें, उसे अपनी राइचसनेस दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी इविल नेचर उसके अंदर थी। उसने वादा किया कि वो उन्हें ऐसी सीख देगा जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। फिर लिन का ध्यान एफ्रेया की तरफ गया, जो शर्म और डर से चिल्लाते हुए लोडर से मदद की गुहार कर रही थी। लिन के इरादे साफ थे, जैसे उसने उसे और ज्यादा टॉर्मेंट करना शुरू कर दिया। एफ्रेया की आंखों में आंसू भर आए। लोडर ने गुस्से और डेस्परेशन में लिन को रुकने का हुक्म दिया, लेकिन 2 गॉब्लिन्स ने उसे जकड़ लिया, उसके हाथों को रिस्ट्रेंट करते हुए। लिन के शब्द एफ्रेया के दिमाग में गूंज रहे थे, याद दिलाते हुए कि ये तो बस शुरुआत है और उसे इसके लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। एक खौफनाक मुस्कान के साथ लिन ने उसका कंधा पकड़ा और फिर उसकी गर्दन को जकड़ लिया। लिन ने लोडर को एक मेलेवोलेंट मुस्कान के साथ बताया कि अब एक स्पेक्टेकल शुरू होने वाला है। गॉब्लिन्स पास आने लगे और एफ्रेया पीछे हट गई। उसकी डर साफ तौर पर दिख रही थी। लोडर डर से जमे हुए समझ गया कि जो होने वाला है वो कितना खौफनाक होगा। एफ्रेया जमीन पर हेल्पलेस पड़ी थी, जबकि गॉब्लिन्स उसके कपड़े फाड़ लगे। अगले दिन जो गॉब्लिन ह्यूमन को गार्ड कर रहा था, वो दूसरे गॉब्लिन से कहता है कि अब शिफ्ट स्विच करने का टाइम आ गया है, और कहता है कि बॉस ने कहा है कि एफ्रेया को जिंदा रखना है, मगर दूसरे गॉब्लिन के मुंह पर एक सैटिस्फाइड स्माइल थी।
इफ्रिया जो अब बहुत बैटर्ड और बीटन लग रही है, वो बंधी हुई है और बहुत थकी हुई लगती है। उसके करीब कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हिम्मत ना हारो और कहता है गॉब्लिन्स को अपर हैंड मत लेने देना। वो कैप्टन को यकीन दिलाती है कि वो ठीक है और वो संभाल लेगी। तभी एक गोब्लिन जो पास खड़ा है कैप्टन के सिर पर पैर रखता है और उसे बोलता है कि अपनी बकवास बंद रखो। इस बीच क्लैन मदर जो पास में प्रिंसेस के साथ बैठी है और गॉब्लिन बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही है, वो प्रिंसेस से कहती है कि उसे लगता है लिंटियन ह्यूमंस के खिलाफ कोई दुश्मनी रखता है, ये देखते हुए कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। प्रिंसेस अग्री करती है कि ह्यूमंस का हाल उनसे ज्यादा बुरा है, एटलीस्ट उनको खाने के लिए फ्रूट्स तो मिल रहे हैं। गॉब्लिन यूएई जो फ्रूट्स लेकर आती है और छोटे गॉब्लिन्स उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो मेंशन करती है कि उसने लिंटियन को पहले भी ह्यूमंस के खिलाफ बात करते सुना है और मानती है कि ये बात सही हो सकती है। क्लैन मदर कहती है कि लिंटियन हमेशा अपना वादा निभाता है और कभी भी अपनी दुश्मनी नहीं भूलता, यही बात उसे सबसे यूनिक गॉब्लिन बनाती है। क्लैन मदर लिंटियन के बारे में सोचना शुरू करती है और ब्लश करने लगती है, तो प्रिंसेस मजाक में कमेंट करती है कि उसे दिख रहा है कि क्लैन मदर को उससे लगाव हो गया है। जल्द ही स्पाइक हेड अनाउंस करता है कि सेकंड जनरेशन गॉब्लिन्स शिकार से वापस आ गए हैं। लिंटियन हैरान हो जाता है। सेकंड जनरेशन गॉब्लिन्स बड़े बड़े जानवरों को अपने कंधों पर और कैरेजेस में लाद कर वापस आते हैं। एक सेकंड जनरेशन गॉब्लिन खुशी खुशी बॉस को बताता है कि वो वापस आ गए हैं। उसकी रेटिंग देखते हुए लिंटियन कहता है ये गॉब्लिन लेवल 33 पर है और उसके पास वॉरियर क्लास है जो बाकी से अलग है, मतलब उसकी ऑफेंस और डिफेंस काफी बड़ी हुई है। उसके पास 470 का एचपी, 142 की स्ट्रेंथ, 68 की डिफेंस और कुल मिलाकर 500 की पावर है। लिंटियन सोचता है जैसा कि उम्मीद थी सेकंड जनरेशन गॉब्लिन्स पहले ही लेवल 30 से ऊपर चले गए हैं और हाई टियर स्पीशीज में इवॉल्व हो चुके हैं। वो महसूस करता है कि उनके स्टैट्स अब उसके बराबर आ रहे हैं। लिन उनसे पूछता है कि आज वो इतनी जल्दी क्यों लौट आए और उनका शिकार कैसा रहा। लीड सेकंड जनरेशन गॉब्लिन उसे बताता है कि उन्होंने पास के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया, इसलिए उन्हें जंगल के वेस्ट साइड में देखना पड़ा। वो बॉस को ये भी इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने कई हाई टियर गॉब्लिन्स को दूसरी गॉब्लिन ट्राइब्स को मारते हुए देखा। ये सुनकर लिंटियन चौंक जाता है, तो वो पूछता है कि कौन सी ट्राइब थी। दूसरा सेकंड जनरेशन गॉब्लिन जिसका नाम टेनन है उसे बताता है कि वो ब्लड फैंग ट्राइब से थे और उनमें ज्यादातर हाई टियर गॉब्लिन्स हैं। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि जब वो मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए ग्रुप्स में बटे थे तो उन्होंने देखा कि कई गॉब्लिन ट्राइब्स पर हमला हुआ था और उन सब पर ब्लड फैंग ट्राइब का निशान था। ये इन्फॉर्मेशन लिंटियन के इंटरेस्ट को बढ़ा देती है क्योंकि हाई टियर गॉब्लिन से भरी ट्राइब का ख्याल उसे फैसिनेट करता है। अपने चेहरे पर एक स्लाई स्माइल के साथ वो कहता है कि अगर वो उनके लीडर्स को पकड़ लेते हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग थर्ड जनरेशन गॉब्लिन्स बना सकते हैं, जिससे ह्यूमंस के एक्सटर्मिनेशन एफर्ट्स के खिलाफ उनकी चांसेस बढ़ जाएंगी। कैप्टन जो पास में ब्लाइंडफोल्डेड और बंधा हुआ है अपने एक कान के साथ हंसते हुए लिन टियायान को बेवकूफ कहता है कि वो सपने देख रहा है जब उसकी ट्राइब खत्म होने वाली है। वो उनसे कहता है कि चाहे गॉब्लिन्स कितने भी ताकतवर हो जाएं, वो फिर भी नाइट से हार जाएंगे, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। लिन टियायन जो अब उसकी मौजूदगी से इरिटेटेड हो गया है कहता है कि वो ऑलमोस्ट उसकी एग्जिस्टेंस भूल ही गया था क्योंकि वो इतना चुप था। लिंटियन उस ईवल लुक में स्विच करता है जो उसके चेहरे पर तब होती है जब वो कुछ बुरा करना चाहता है और बाकी गॉब्लिन से कहता है जिन्हें पिछले बार मजा नहीं मिला था वो अब कैप्टन के साथ अपने तरीके से खेल सकते हैं। कैप्टन डर के मारे चिल्लाता है, ये समझते हुए कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि 3 प्यासे गॉब्लिन्स उसे घेर लेते हैं। वो जानना चाहता है कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं, जैसे बाकी सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। एक गॉब्लिन जो आखिरकार अपनी बारी पाकर खुश है कहता है कि यहाँ तक कि मेल ह्यूमंस की स्किन भी कितनी टेंडर और सॉफ्ट होती है और फिर कैप्टन पर टूट पड़ता है। कैप्टन जो अब बुरी तरह पसीने में भीगा हुआ है, उसने कभी ऐसी डरावनी चीज विटनेस नहीं की थी, वो अब शायद मौत की कामना कर रहा है। वो उन्हें कोसने लगता है और कहता है कि वो सब मॉन्स्टर्स हैं और नाइट्स जल्द ही उनकी रेस को खत्म कर देंगे। गॉब्लिन जब कैप्टन पर हावी हो जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं तो इफ्रिया जो पास में चेन में बंधी होती है बस चुपचाप बैठी रहती है और उसकी चीखों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। कई घंटों बाद हम कैप्टन को जमीन पर ऑलमोस्ट लाइफलेस देखते हैं। सारे गॉब्लिन्स जल्दी इकट्ठा होते हैं ताकि शिकार से लाए हुए मांस को रोस्ट कर सकें और डांस कर सकें, जबकि लिंटियन प्रिंसेस और यूएई के साथ बैठा होता है। यूएई उससे पूछती है कि क्या वो ब्लड फैंग ट्राइब पर अटैक करने का प्लान कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। वो बताता है कि वो सिर्फ उन पर हमला ही नहीं करेंगे बल्कि उनके लीडर को भी कैप्चर करेंगे। वो उसे ये भी बताता है कि उसने ट्राइब के लिए एक नया नाम भी सोच लिया है। वो डिक्लेयर करता है कि आज से उनकी ट्राइब को तियन क्वांग ट्राइब कहा जाएगा, जो उसके नाम लिंटियन से निकला है। सेकंड जनरेशन गॉब्लिन्स जो रम की बॉटल्स एंजॉय कर रहे होते हैं बॉस के इस डिक्लेरेशन पर खुश होते हैं और उसे माइटी बुलाते हैं। बाकी के गॉब्लिन्स भी जल्द ही उस सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते हैं और इस फैक्ट पर रिजॉइस करते हैं कि उनकी ट्राइब का अब एक नाम भी है। वो सभी एक साथ उस नाम को जोर से चिल्लाते हैं और सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। यूएई जो ब्लड फैंग ट्राइब की ताकत को लेकर थोड़ी वरीड होती है, उससे पूछती है कि वो ट्राइब के लीडर को कैसे कैप्चर करेंगे क्योंकि उन्होंने कई ट्राइब्स को वाइप आउट कर दिया है। लिन बस उसे शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि उसे खुद पर भरोसा है। वो इफ्रेया की तरफ देखता है और कहता है कि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। अगले दिन बॉस जंगल की तरफ जाता है और जहां वो खड़ा होता है वहां से डिमोनिक फॉरेस्ट का नजारा एंजॉय करता है। असल में वो ब्लड फैंग ट्राइब के निवासियों को स्काउट कर रहा होता है, तो वो उनके एक्चुअल स्ट्रेंथ की अप्रेजल करने का फैसला करता है। वो देखता है कि ब्लड फैंग गॉब्लिन्स अपने यूजुअल कामों में लगे हुए हैं और उसे ये दिखता है कि उनमें काफी हाई टियर गॉब्लिन्स हैं, लेकिन सभी मैनेजेबल हैं। जब वो उन्हें देख रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि गॉब्लिन्स अचानक डर जाते हैं और वो देखता है कि उनका लीडर आ रहा है। उसका चेहरा चमक उठता है जब वो आखिरकार ब्लड फैंग ट्राइब के लीडर को देखता है। वो खुश इसलिए है क्योंकि ट्राइब का लीडर एक हीरो क्लास गॉब्लिन है। हीरो क्लास के तौर पर वो लेवल 50 पर है, हाई रैंक वॉरियर की क्लास है, 700 का एचपी है, 239 की स्ट्रेंथ, 14 की डिफेंस और टोटल पावर 900 की है। लिंटियन समझता है कि लीडर इतना पावरफुल नहीं लग रहा है, उसका कॉम्बैट पावर 900 ही है। वो रीजन करता है कि 1 दर्जन गॉब्लिन वॉरियर्स को उसे संभालना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एकमात्र इश्यू ये है कि लीडर बिना लड़े नहीं जाएगा, इसलिए उसे पकड़ने में रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। उसे ये भी रियलाइज होता है कि उनका पॉइजन शायद ब्लड फैंग गॉब्लिन्स पर असर न करे क्योंकि वो काफी बड़े हैं। वो डिसाइड करता है कि चूंकि पैरालिटिक पॉइजन उन पर काम नहीं करेगा, उसे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। उसे वो इम्प्रिजनमेंट स्पेल याद आता है जो इफ्रिया ने उस पर एक बार इस्तेमाल किया था जब उसने उसे उसकी पास्ट लाइफ में टॉर्चर किया था
और वो सोचता है कि कितना अच्छा होगा अगर वो वही स्पेल ब्लड फैंग लीडर पर इस्तेमाल कर सके। एक चालाक सी मुस्कान के साथ वो डिसाइड करता है कि अब इफ्रेया से मिलने का टाइम है। वापस गोब्लिन ट्राइब में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस बीच जहां ह्यूमंस को पकड़ा गया है, स्पाइक हेड बॉस को बताता है कि उन्होंने उसके ऑर्डर्स वैसे ही कंप्लीट कर दिए जैसे उसने कहा था, लेकिन वो मजाक में मेंशन करता है कि उसे लगता है इफ्रेया मरने वाली है। ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे किसी तरह का इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस खिलाया है और इफ्रेया अब हेल्पलेसली जमीन पर पड़ी होती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।